हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। तो आज के क्लास में मैं कंटिन्यूएशन करूंगा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसी पे आज चर्चा होगा। तो पिछले क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप इसको लैपटॉप या पीसी में देख रहे हैं और अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर दाहिने तरफ देखिएगा 3 डॉट है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और फिर वहाँ पे आएगा कि मोर फ्रॉम फिजिक्स एंड टेक फॉर यू, और वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप रेगुलरली मेरा क्लास देख रहे हैं और ये इस चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज उसका वैल्यू क्या होता है वो भी मैंने दिखाया था। आज हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है इक्वी, मतलब होता है इक्वल मेनली, मतलब कि कोई भी एक सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल हो वही हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए वही मैंने लिख के रखा है, इट इज़ द सरफेस वेयर ऑल पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज सेम। तो पोटेंशियल का वैल्यू हर एक पॉइंट पे अगर सेम होता है तो उस सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे कि देखो, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये यहाँ पे सेंटर में एक चार्ज है जो कि है मान लो प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे कुछ कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ ऐसे स्फीयर जो होता है ना, वो मैंने ड्रॉ किया है। तो देखिए, जो पहला वाला अगर स्फीयर ले ले तो इसका रेडियस है r1, यानी कि इस r1 रेडियस का जो स्फीयर है, अब उस स्फीयर के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 इंटू Q/r1 है कि नहीं, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है। यानी कि स्फीयर के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, यानी कि ये जो स्फीयर हो गया ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। सिमिलरली अगर हम कुछ और कंसेंट्रिक स्फीयर्स देखें, कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम है, यानी कि प्लस क्यू जो चार्ज है वहाँ पे सेंटर करके अगर हम और कुछ रेडियस के स्फीयर ले, जैसे r2 या फिर r3 कह लो, तो ये जो सारा स्फीयर होगा ये सब अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। दोनों जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल सेम नहीं है, लेकिन क्या है कि एक एक स्फीयर में उसका जो सारा पॉइंट है उसमें पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। तो ये ऐसे एक हो जाता है एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो देखिए, पहला वाला जो है कि नो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर इट, यानी कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब क्यों नहीं करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है, दोनों का पोटेंशियल सेम है ना। दोनों का वर्क डन कब किया जाता है, यानी कि जब कोई हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हायर में जाना पड़ता है या हायर से लोअर, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब वहाँ पे चार्ज मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। क्योंकि W इक्वल टू VQ फार्मूला जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, यानी कि V इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर W इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम कोई चार्ज ले जाते हैं, कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका वर्क डन 0 होगा। ये एक बात हो गई। और देखिए नंबर 2 पे क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द सरफेस, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। जैसे मान लो ये स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना वो इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, यानी कि वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, या फिर कह लो ये एंगल 90 डिग्री होगा, या फिर ये एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो नॉर्मल होगा। जैसे यहाँ पे भी मैंने डायग्राम में दिखाया है, ये वाला करेक्ट डायग्राम है, ये वाला करेक्ट डायग्राम नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है, ये है 90 डिग्री इक्विपोटेंशियल सरफेस का था। अगर 90 डिग्री नहीं होता है तो क्या होगा, देखो अगर मान लो ये 90 ना होकर थीटा हुआ, यहाँ जैसे मैंने दिखाया ये थीटा हुआ, तो क्या होगा कि इसका देखो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके पैरेलल में एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा E cos थीटा, है ना। वेक्टर चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, वेक्टर का अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो
मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, क्लास 11 का जो प्लेलिस्ट मैंने दिए रखा है चैनल में, वहाँ से देख सकते हो। तो देखो वेक्टर को अगर हम रिजोल्यूशन करते हैं यानी कि उसको तोड़ते हैं, तो ये जो ई वेक्टर है इसको हम तोड़ सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा कंपोनेंट्स में। तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, तो ये हो जाता है ई कॉस थीटा। देखो अगर 90 डिग्री होता है तो क्या इधर हो जाता है कि इधर आ जाता है फिर ई कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, यानी कि इधर इसका कंपोनेंट 0 आ जाता है। लेकिन अगर इसका नॉन ज़ीरो कंपोनेंट होता है इधर, मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके थ्रू अगर एक नॉन ज़ीरो कंपोनेंट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि क्या होगा कि तो यहाँ पे देखो होगा क्या कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर 90 डिग्री पे नहीं हुआ तो इसका जो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा थ्रू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे एक चार्ज को हमको मूव करना होगा तो इसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना होगा या फिर फॉर में मूव करना होगा। यानी कि एक वर्क डन हमको करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने के लिए, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली एग्जिस्ट होना चाहिए इसके लिए। लेकिन ये है क्या, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि ये अपने ही जो डेफिनेशन है उसके साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसके साथ खिलाफ जा रहा है। तो ये कंपोनेंट क्या होगा कि मस्ट बी ज़ीरो होना चाहिए। ये ज़ीरो अगर होता है तो ही हमारा जो डेफिनेशन वो वैलिड रहता है कि यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कोई मतलब वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर 90 डिग्री नहीं होता है तो इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, इसीलिए ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है। तो ये हो गया दो प्रॉपर्टीज़। अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम देख लेते हैं कि इसका डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, देखो ये नीचे वाला एक है इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका हर जगह पोटेंशियल है v, और ऊपर एक लिया है जिसका है पोटेंशियल v प्लस डेल्टा v। तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका है v पोटेंशियल, इसका है v प्लस डेल्टा v। और यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने लिया है a और b, और ये जो लाइन है डेल्टा l ये है नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये है नॉर्मल डिस्टेंस। अब क्या है कि देखो डेल्टा v, यहाँ पे डेल्टा v इज द चेंज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, ऊपर की तरफ है, और इस डायरेक्शन में डेल्टा v चेंज होता है पोटेंशियल का इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी कि +1 चार्ज, इसको हम मूव करेंगे B टू A, यानी कि जो B पॉइंट है B पॉइंट से A पॉइंट में इस तरह से हम मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करेंगे। तो क्या होगा कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब जानते हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो पहले चैप्टर में जाके देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये जो चार्ज होगा इसको अगर हम इस तरह से मूव करें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा। वर्क डन हम जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे जो फोर्स है वो है बेसिकली ई, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि ई का मैग्नीट्यूड ले लो और डेल्टा एल ले लो, तो ये हो गया मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा वर्क डन। कौन सा वर्क डन, बी से ए पे लाने के लिए +1 चार्ज को, इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। अब देखो यही जो वर्क डन है ना वो इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके साथ इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो W = VQ फॉर्मूला है ये हमेशा काम आता है। ये होता है क्या, वर्क डन इक्वल टू, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज होता है Q। यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम Q चार्ज को मूव करते हैं तो उसके लिए वर्क डन कितना करता पड़ता है, W। तो यहाँ पे जो V है उसकी जगह पे, अब देखो यहाँ पे Q की जगह पे क्या है, +1 चार्ज है। यहाँ पे मैंने Q क्या लिया है, +1 चार्ज लिया है। यानी कि W = V इस केस में कह सकते हैं, W = पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही से यहाँ पे आया है ये चीज़ कि दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, E × डेल्टा एल = V। अब देखो VA मतलब कि A पॉइंट में पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना है V है, और B का कितना है V + डेल्टा V।
तो इसलिए v माइनस वी प्लस डेल्टा वी मैंने लिख दिया, तो ये आ गया माइनस डेल्टा वी, यानी कि E आ गया, E का वैल्यू, E का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया माइनस डेल्टा वी बाई एल। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना ज़रूरी है, यानी कि E वेक्टर का मैंने मॉड्यूलस दिया है। क्यों? क्योंकि V जो है, V होता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लिख दे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक स्केलर क्वांटिटी लिख दे, ऐसा नहीं होता है। तो E का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू हो जाता है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। अब अगर देखो डेल्टा है क्या, डेल्टा मतलब होता है एक स्मॉल चेंज, जब हम डिनोट करते हैं तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, यानी कि डेल्टा वी है एक स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा एल है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ। तो अगर ये डेल्टा वी और डेल्टा एल अगर टेंस टू जीरो होता है, यानी कि जीरो के अगर बहुत करीब होता है, तो इसको हम ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। डी वी मतलब जो D है डिफरेंशिएशन वाला D, तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। इसको एकदम याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू माइनस डी वी डी एक्स। यहाँ पे x मतलब जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे मैंने l लिया है वही है यहाँ पे x, तो ये जनरली मतलब याद किया जाता है इस फॉर्मूला से, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं, और वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर हमारे पास कोई मतलब कई सारे चार्जेस हो, तो पहले हम क्या करेंगे कि दो चार्जेस से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा डायग्राम में है कि यहाँ पे दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है हमारा Q2। तो दो जो चार्ज है और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, R12 डिस्टेंस है, ऐसे मैंने लिया है। तो ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये जो दो चार्ज एक जगह ऐसे ऐसे करके है, इसका कंबाइन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वो हम देखेंगे। तो हम कैसे देखेंगे ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल देखो, पहले तो देख लो पोटेंशियल क्या है। तो मैंने बताया था पहले ही चैप्टर के शुरू में कि एक चार्ज को अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से कोई पॉइंट में लाते हैं, तो वो उस पॉइंट पे हो जाता है पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है कि उसी पोटेंशियल के साथ क्या करें कि वो जो चार्ज का अमाउंट है, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना हो कोई और चार्ज हुआ, तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे पोटेंशियल से, तो वो हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो एक स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो देखो Q1 एंड Q2 आर चार्जेस सेपरेटेड बाय दिस R12। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन टू ब्रिंग दीज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ पे रखने के लिए जो वर्क डन टोटल करना पड़ेगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर होगा। दैट वर्क डन मस्ट बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमको बिल्ड करना पड़ेगा, क्या चार्ज को इन्फिनिटी से लाना होगा। अब कहते हैं इन्फिनिटी कितना दूर है, तो कहते हैं बहुत दूर है। हम बोले नहीं, जितना दूर तुम सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा दूर है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से हमको लाना है यहाँ पे। तो देखो, तो फर्स्ट जो चार्ज, तो पहले देखो कोई भी चार्ज नहीं था, मान लो कुछ भी नहीं है। अब Q1 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लाऊंगा A पॉइंट में, ये यहाँ जो A पॉइंट है यहाँ पे लाऊंगा, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना होगा, कुछ वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई पोटेंशियल है नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपली मैं चार्ज को आके पुट कर दूंगा, तो वहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि टू ब्रिंग Q1 चार्ज जीरो वर्क डन, ठीक है, पहले तो है जीरो वर्क डन। तो चलो जीरो वर्क डन हो गया। अब ये जो Q1 चार्ज है, ये अब B पॉइंट पे एक पोटेंशियल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R12। तो ये हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। तो B पॉइंट पे इतना हो गया इसका पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। अब जब हम सेकेंड चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, इस पोटेंशियल का जो मतलब कि इस पोटेंशियल का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे काम आएगा। तो जो सेकंड चार्ज अगर हम लाते हैं, तो देखो नाउ फ्रॉम डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। अब देखो वही W इक्वल टू VQ जो फॉर्मूला है मैंने बताया था, तो वहाँ पे W इक्वल टू हो जाता है, तो यहाँ पे V1 Q2, क्योंकि यहाँ पे V1 मैंने लिया है ये। तो अभी क्या है कि B जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल है V1। तो इसको अगर Q2 चार्ज को हम उसी V1 में लाएं, तो फिर हमको वर्क डन करना होगा V1 इंटू Q2। तो बस V1 का वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0, तो Q1 Q2/R12 ये आ गया। तो इसका एक
मतलब वर्क डन सच में इसमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एक चार्ज है इसका एक फील्ड एरिया होगा, इसके चारों तरफ फील्ड एरिया होगा, तो उसके अंदर एक और चार्ज अगर लाना है, मान लो अगर Q1 और Q2 मान लो दोनों पॉजिटिव अगर है, तो एक पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है, अब अगर एक और पॉजिटिव चार्ज को उसके आसपास लाएंगे तो कुछ वर्क डन हमको करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे एक सच में एक पॉजिटिव वर्क डन हमको मिलेगा। हाँ, अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज होते हैं प्लस और माइनस तो फिर लाने में आसान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उस हिसाब से वर्क डन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इन जनरल हम लेते हैं पॉजिटिव को हम ले रहे हैं, तो Q1 Q2 बाय R12, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? पहले तो 0 था, अब ये है, तो ये 0 प्लस ये मैंने ऐड कर दिया। तो अब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होता है, तो इसीलिए ये जो टोटल वर्क डन होगा ये पूरा ही एकदम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा एनर्जी का। तो पूरा जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। तो देखो इसको याद करने का क्या है कि Q1 Q2 यानी कि चार्ज दोनों का मल्टीप्लिकेशन और बीच में जो डिस्टेंस है, तो ये याद रखो। हाँ, इसके साथ कूलम्स लॉ कंफ्यूज मत कर देना, वहाँ पे Q1 Q2 बाय R² था नीचे, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स था F वेक्टर। तो और देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ये कब होता है? जब दोनों लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब U का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, है ना, क्योंकि Q1 Q2 हो गया पॉजिटिव। और अगर ये लेस देन 0 होता है यानी कि नेगेटिव होता है, यानी कि अगर अनलाइक चार्जेस होता है, यानी कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो U का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। तो ये है। अब हम देखते हैं, चलो 2 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने बता दिया, अब यही हम अगर 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में देखें, यानी कि अगर 3 चार्ज होता है तो फिर क्या होगा। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो Q1 Q2 Q3 मैंने 3 चार्ज लिया है। तो यहाँ पे भी हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि दिस सिस्टम ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे भी देखो क्या हम करेंगे, तो पहले जो है मान लो पहले कुछ नहीं था, एकदम एम्प्टी था, तो पहले Q1 चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं, बहुत दूर से हम लाते हैं, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W = 0। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी के अगेंस्ट में हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो 0 वर्क डन करके हम उस चार्ज को यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये जो Q1 चार्ज है ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे? Q2 चार्ज को लाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि B पॉइंट पे Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट होता है। तो वो हो जाता है हमारा 1/4πε0 क्या होगा? Q1/R12 होगा ना, Q1/R12। तो अगर Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से अगर यहाँ पे लाना है, यहाँ पे अगर हम लाना है, तो उसका वर्क डन हो जाएगा W2 = V1 Q2। V1 क्या है? V1 है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट B। तो ये हो जाएगा, बस Q2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Q1 Q2/R12 ये आ गया। अब कौन सा बचा रहेगा? Q3 बचा रह गया C पॉइंट पे। तो पहले तो देख लेते हैं कि C पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल है कितना, इन दोनों चार्ज की वजह से, Q1 और Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल हो रहा है। तो वो हो जाएगा V12, मैं उसका नाम देता हूँ, तो वो हो जाएगा 1/4πε0। अब 2 चार्ज है, एक है Q1/R13, क्यों? क्योंकि Q1 से ये जो C का इसका डिस्टेंस कितना है? R13 है, तो इसलिए Q1/R13 और Q2/R23, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस? R23। तो ये दोनों हो गया, तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल यानी कि नेट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 एट पॉइंट C। अब हम क्या करेंगे? C पॉइंट पे इन्फिनिटी से हम इस Q3 को यहाँ पे लाएंगे, तो इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यहाँ पे जो पोटेंशियल है इनटू द चार्ज। तो देखो W3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V12 × Q3, तो बस इसको Q3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पे Q3 आ गया, यहाँ पे Q3 आ गया, है ना। तो ये मैंने लिख दिया है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा ये तीनों चार्ज को असेंबल करने में? W1 + W2 + W3, तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाता है हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से। तो 3 टर्म्स हमारा आ जाता है, एक Q1 Q2 का टर्म, एक Q1 Q3 का टर्म, एक Q2 Q3 का टर्म। यानी कि देखो ईच पेयर को हम लेते हैं, एक एक पेयर को हम लेते हैं, Q1 Q2, Q1 Q3 और Q2 Q3, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी नीचे नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, R12, R13, R23। तो देखो फॉर्मूला याद करने में बहुत ही आसान है, मुश्किल काम है नहीं। अगर ऐसे करके अगर 4 चार्ज का अगर कन्फिगरेशन हुआ, अगर 4 मतलब नंबर ऑफ चार्ज है,
तो उसके लिए फिर वैसे एक एक पेयर को हमको लेना है, जितना मतलब पेयर बनेगा Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 फिर 2 4 2 3 ऐसे करके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सब यहाँ पे होगा, उतने टर्म्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये मैंने देखा दिया कि 3 अगर चार्जेस हुआ तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उस सिस्टम को बिल्ड करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि उस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर है, तो ये मैंने बता दिया। तो देखिए आज का तो क्लास यही तक था। तो ये क्लास अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जो फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं और अगर कंसेप्ट उनका क्लियर करना है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरा प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना हुआ है, वो थोड़ा सा देख ले कि क्लास 12 फिज़िक्स नाम का एक प्लेलिस्ट है, क्लास 11 फिज़िक्स का भी वेक्टर्स को मैंने पढ़ाया है और भी मैं चैप्टर्स वहाँ पे बनाऊँगा, वहाँ पे दूंगा। तो ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करें इस चैनल में। तो आज के लिए बस इतना ही है। सब लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।